मैं हूँ आपकी होस्ट उपहार श्रीवास्तव और आपका स्वागत है साकेत संवाद में। आज का एपिसोड बहुत फ़िल्मी है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जब हम उनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो हमें या तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के रियाज़ मिले या शूद्र के बद्री, मसान के केके मिले या मुक्केबाज के गोपाल, सैक्रेड गेम के बाबूजी या पाताल लोक के अमितेश, फोटोग्राफ के रघु तो रंगबाज के हीरा और फिर रात अकेली है कि इंस्पेक्टर नरेंद्र मिले। पर आज हम मिलेंगे इन सभी किरदार के पीछे छिपे हुए उस वर्सटाइल एक्टर से, जो न सिर्फ एक अच्छे एक्टर हैं बल्कि एक बेहतरीन लेखक और कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। तो देर ना करते हुए हम स्वागत करते हैं श्री श्रीधर दुबे जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। जी, नमस्कार और बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें इस मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। बड़ा ही नया है सब कुछ। हम लोग अभी इसके लिए बहुत तैयार नहीं हुए हैं और जी। पर बड़ा ही मज़ा आ रहा है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। हम नई तकनीकी के साथ जुड़ रहे हैं। एक जी। दूसरे से बात करने का मौका मिल रहा है, लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है। जी। हर बार कुछ नई क्रांति आती है और हमने इसीलिए शायद हम हैं इस ऐसी लाइन में विधा में जिस विधा में इस तरह का हमेशा कुछ न कुछ प्रयोग होता रहता है। बिल्कुल। हाँ, जी। अगर पॉजिटिव वे में ले तो एक बहुत अच्छा टाइम है इंटरैक्ट करने का ऑनलाइन जी, बिल्कुल। प्लेटफॉर्म के ज़रिए। जी। जी, बिल्कुल। सर, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो जी। हर कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इतना डिफरेंट था कि अगर हम एक इमेज लेके जाते थे दूसरे मूवी में ढूँढने के लिए, तो कैरेक्टर वो इमेज मिलती ही नहीं थी। और बहुत ढूँढने के बाद भी हमें श्रीधर दुबे तो कहीं नहीं मिले। तो कौन है आखिर श्रीधर दुबे? श्रीधर दुबे एक बहुत ही साधारण से व्यक्ति हैं, जो गंगा किनारे बनारस में पैदा हुए। वहाँ पे जो उनकी प्राथमिक शिक्षा थी वो वहाँ से हुई। फिर वो अपना जो एक जिसे कहते हैं यंग वर्ज़न जो आपकी जवानी है, जो आप किशोरावस्था में जाते हैं, उस समय हम लखनऊ आ गए जी। और फिर लखनऊ में हम रहे, वहाँ पे हम पढ़ाई-लिखाई हमारी सब वहाँ से हुई। फिर वहाँ से हम इस कलाकारी विधा में चले गए, जहाँ हम अपने कला क्षेत्र में अपना नाम करने के लिए बम्बई चले गए, बम्बई को अपनी कर्म भूमि बनाया और वहीं अपनी रोज़ी-रोटी की तलाश में लगे हुए हैं। जी। सर, जो सारे कैरेक्टर थे उनमें आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन-सा है? देखिए इस तरह से तो कहना बड़ा ही अलग होगा, मेरे सारे कैरेक्टर बहुत फ़ेवरेट हैं, क्योंकि मैं चूँकि मेरी जो ट्रेनिंग हुई है या जिस तरह से मैंने कला को प्रेम किया है, उसमें ये था जी। कि हम आए ही बहुत ऐसे ज़मीन से आए हैं उठकर जहाँ पे फ़ोक का बड़ा ही वर्चस्व रहा। अगर मैं नाटक को पहली बार अगर मैं रूबरू हुआ हूँ नाटक से तो समझिए नौटंकी शैली जो गाँव में नौटंकी होती थी। तो जी। जब आप नौटंकी शैली से उठकर जाते हैं फ़िल्म विधा तक, तो आप इतना ग्राउंड रूट पे होते हैं कि आप उसको एन्जॉय करते हैं। आपके लिए वो एक रोज़गार का ही साधन नहीं होता, सिर्फ़ आपके लिए जी। आमदनी का साधन नहीं होता, आप उसमें रंग जाते हैं। तो जी। मैं जब भी कोई किरदार करता हूँ तो उसमें मैं इतना घुस जाता हूँ या मुझे इतना मज़ा आने लगता है कि मैं उसी तरह का पहनावा, परिवेश, मैं उस तरह की चीज़ों को जीने लगता हूँ। तो जी। ऐसा कभी नहीं हुआ अभी तक फ़िलहाल कि मैं कहूँ कि ये कैरेक्टर मेरे करीब नहीं है। जी। तो मेरे सारे कैरेक्टर मेरे करीब हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, मैंने सबको बड़ा ही एन्जॉय किया है। जी, तो सर, अभी वो तक तो ऐसा हमने देखा वो तो हमने देखा कि एक कैरेक्टर दूसरे से कितना डिफरेंट है और जी। कितना। जी। सर, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जब वो होते हैं तो हमें लगता है कि क्यों हो रहा है, बहुत बुरा लगता है कि सारी भगवान की दुश्मनी हमसे ही है क्या? पर जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो शायद वो एक हमारा लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है, वो जो इंसिडेंट होता है। तो आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसे इंसिडेंट था? अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ इसके लिए, अभी तो रास्ता मैंने शुरू किया है। अभी तो हमारी ज़िंदगी बहुत बाकी है और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बहुत सारे आपके लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि उस वक़्त पे वर्तमान समय में आपको ये लगता है कि यार बड़ा ही गड़बड़ हुआ मेरे साथ, काश जी। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। पर थोड़े समय के बाद आपको लगता है जो हुआ अच्छा हुआ। जी। तो ये सभी के साथ होते हैं, अमूमन हमारी भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट छोटे-छोटे होते रहे। जिनसे आपको लगता है यार काश वो होता। जैसे मैं बहुत ही छोटी-सी बात बताऊँ कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। मैं बड़ा ही औसत दर्जे का छात्र रहा हूँ। ना बहुत पीछे कि थर्ड आ रहा हूँ, ना बहुत आगे की टॉप कर रहा हूँ। जी। तो मैं सोचता था यार मैं मेहनत तो करता हूँ या कहूँ मेरे माता-पिता भी बिल्कुल वो जो भी मैं कहूँ वो करते हैं, फिर भी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ यार क्या वजह है?
तो फिर लगता है शायद अच्छा हुआ, बहुत पढ़ने में तेज़ होता तो फिर मैं कहीं किसी जगह पे बहुत अच्छे किसी प्रशासनिक अधिकारी होता शायद तो मैं कलाकार नहीं हो पाता। तो जी। ये अच्छा हो गया। तो उस वक़्त के लिए तो बड़ा बुरा लगता था कि यार बताओ मामा के लड़के, चाचा के लड़के इतना नाम रोशन कर रहे हैं, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर जी। रहा है और मैं जो हूँ मैं कॉमर्स साइड का स्टूडेंट और वो उसमें भी बड़ा बहुत बढ़िया काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो शायद ये सब चीज़ें उस समय तो खराब लगी लेकिन बाद में बहुत अच्छी लगी। जी। सर मुझे तो लगता है कि हमारे जो भी जब हम बच्चे होते हैं तो तब से हमारे अंदर एक एक्टर होता है। चाहे जी, वो जी, स्कूल जी। जाना हो या होमवर्क ना करना हो या दूध ना पीना हो, तो ये सारे तभी से हम एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका वो पहला इंसिडेंट क्या था जब आपने पहली बार एक्टिंग करना देखिए, बिल्कुल सही बात कही है। हमारे बहुत सारे टीचर और हमारी ट्रेनिंग का एक वो भी क्योंकि मैं कास्टिंग वगैरह में भी हूँ, तो मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट को भी या जो भी हमारे ट्रेनर मतलब जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, उनको मैं ये ज़रूर अपनी वर्कशॉप में कहता हूँ कि सबसे प्योर एक्टर जो है वो बच्चा होता है। जी। उससे अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। इतना बिलीव के साथ वो एक्टिंग करता है। उसके हाथ में एक टॉफ़ी पकड़ा हुआ है और आपने कहा तुम्हारे हाथ में कुछ है? वो कहता नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जी। पक्का मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा हाथ खाली है, देखो ऐसे दिखा के ऐसे पकड़ लेता है। तो वो चीज़ें जो होती हैं उससे ये पता चलता है कि कितना बिलीव है, कितना कन्विक्शन है और उस हिसाब से वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि सामने वाला करेगा तो उससे अच्छा अभिनय नहीं है। पर मेरी लाइफ़ में क्या हुआ कि बचपन में मुझे ये सब इंसिडेंट नहीं याद हैं। मुझे ये याद है कि मैं कहानियों का बड़ा शौकीन था और कहानियाँ बनाता था। अपने जी। माता-पिता को लेकर कुछ कहानी बना ली, अपने आप को लेकर कुछ कहानी बना ली, किसी इंसिडेंट को लेकर कुछ कहानी बना ली और उनको सुनाता था। और मुझे वो जी। कहानियाँ सुनाने का जो आनंद है, वो उनसे प्राप्त होता था जब किसी अजनबी के साथ हम बैठते थे, ख़ासकर जैसे ट्रेन में, कि भाई ये तो जी। हमको दोबारा जीवन में मिलेगा नहीं। ये तो जा रहा है एक सफ़र में है, तो इस सफ़र में खूब कहानी बनाए। तो जैसे मैं सफ़र कर रहा हूँ, उसने पूछा आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा सर मैं बैंक में हूँ। और बड़ी नौकरी है मेरी बड़ी क्या बताएँ अभी नई-नई लगी है, ऐसा-ऐसा है, माता-पिता ने शादी कर दी, ये कर दिया, तो कहानी बना के तो वो 24 घंटे मैंने वो जीवन जी लिया। जी। तो ऐसा बड़ा मज़ा आता था। हाँ, एक बार मैं फँस गया था। एक बार एक व्यक्ति मुझे दोबारा टकरा गया था। उसने कहा सर मैं आपसे पहले मिला था, आप याद हो अच्छा वो क्यों हुआ कि ज़माना सोशल नेटवर्किंग का आ गया है। तो जी। जब मैंने उससे बात की, हमारी जर्नी थी, मैं जा रहा था गोवा, मुंबई से। तो अब वो उस जर्नी में हमारी दोस्ती हो गई, मैं भूल गया कि भाई नाम मैंने ओरिजिनल बताया है। तो अगले ने क्या किया, फ़ेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज दी और मैंने कुछ दिनों बाद देखा तो चेहरा बड़ा जाना-पहचाना लगा, तो मैंने कहा कोई दोस्त यार होगा, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जी। जो जो भी मैं अपनी लाइफ़ में कर रहा था, वो उसको पता चल रहा था। तो उसने एक दिन जी। मैसेंजर पे मुझे फ़ोन किया, बोला, "अरे सर, आपने तो मुझे बताया था आप टीचर हैं या तो आप कुछ और हैं।" तो मैंने कहा, "हाँ यार, वो बड़ा गंदा-सा लगता है, मैं स्लीपर क्लास में बैठा था और आपके सामने इतनी अच्छी इमेज है कलाकारों की, तो आपको लगेगा अरे कहाँ यहाँ पर बैठा है?" तो मुझे लगा चलो थोड़ी-सी एक कहानी सुना देते हैं। कहा, "अरे बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया।" जी। तो मुझे बचपन में पता ही नहीं था मैं एक्टर बनूँगा। तो इसलिए ये नहीं पता चल पाया कि मैंने कब से एक्टिंग की शुरुआत की। तो बस ये है जी। कि कहानियाँ मैं बचपन से सुनाता जी। हूँ। अपने कैरेक्टर्स आप खुद सोचते थे बचपन में? हाँ, हाँ, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि यहाँ क्या बनूँ क सबसे ज़्यादा मज़ा आया था एक बार मैं वो बन गया था शेयर मार्केट का वो जो क्या कहते हैं ट्रेडर जो मैं भूल रहा हूँ उससे बड़ा चला था बहुत मतलब उसको बहुत अच्छा माना जाता था कि जी। आप मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ और मैं ब्रोकर हूँ और मैं बताऊँगा लोगों को कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो जी। बड़ा अच्छा-सा लगता था, तो अब मैं भाई मैंने बता दिया, मुझे क्या पता है कि हिंदुस्तान में सभी अमीर हैं, चाहे वो जैसे बैठे हों, लगता सब है। तो वो 2-3 लोग बिल्कुल पीछे पड़ गए, "सर किसका शेयर खरीदें आप बताइए ज़रा, ये इसका शेयर डाउन" अब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ और मुझे क्या पता था कि वो वास्तव में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये होता है ऐसा, तो वो रोचक लोग बातें हैं। आपसे दोबारा तो नहीं मिले? नहीं, वो दोबारा नहीं मिले। लेकिन मैंने वहाँ पे उपहार जी मैंने अपने दूसरे तजुर्बे का फ़ायदा उठाया था, जो जी। कॉमर्स साइड का स्टूडेंट था। तो कहते हैं ना कि आप झूठ की दीवार या कहानियों की दीवार भी तभी खड़ी करेंगे जब आपके पास प्लेटफ़ॉर्म हो, मंच जी। हो। जी। तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, शेयर मार्केट में मेरा रुझान था और जी। होता क्या था मैं अपने किरदार तभी गढ़ता था जो उस वक़्त मेरे जीवन में हो रहा हो। ये समय मैं बता रहा हूँ रिसेशन का टाइम था। हुँ। 2009 की घटना है। तो रिसेशन के टाइम पे हर आदमी शेयर मार्केट की तरफ देख रहा था क्योंकि डेली रोज़मर्रा की खबरों में
शेयर मार्केट ही छाया हुआ था। जी। तो होता था ये गिर गया, यहाँ उठ गया, तो उसमें क्या होता है बहुत सारी न्यूज़ आपको मिलती रहती थी ना कि भाई ये है। तो उसमें कॉमर्स का बहुत छोटा-सा फ़ॉर्मूला है जिसको लोग अक्सर भूल जाते हैं, जो हर व्यापार में लगता है, वो है जी। डिमांड एंड सप्लाई। पूरा हुँ। सब कुछ खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। तो जब किसी चीज़ की माँग बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई जो है कम होगी और महँगाई बढ़ जाएगी, वो चीज़ महँगा हो जाएगा। और जी। जिस चीज़ की माँग कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ज़ाहिर-सी बात है सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसका दाम गिर जाएँगे कीमत। ये छोटा-सा फ़ॉर्मूला है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वही होता है ना कि बड़ी जगहों पे आप पहुँचते हैं तो छोटी-सी चीज़ें भूल जाते हैं। तो मैंने उसको आधार बनाकर कई सारी जानकारियाँ दे दी। हाँ, मैंने ये किया वो भले हमको नहीं मिले जीवन में, पर हमने हर 3 महीने पे चेक किया कि अगर उन्होंने लिया था उस वक़्त पे, तो बेचारे घाटे में तो नहीं है। तो जी। मुझे लगा नहीं, वो एवरेज में है। जी, बिल्कुल। सर एक मूवी में बहुत सारे रोल होते हैं, हीरो होता है, जी, हीरोइन होती है, विलेन होता है, एक सपोर्टिव फ्रेंड होता है और एक जी। एक ऐसा इंसान होता है जो हीरो से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है उसका, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हीरो की लाइफ में। तो सर आपकी लाइफ भी मूवी से कम नहीं है, तो आपकी लाइफ में ये सारे कैरेक्टर किसने प्ले किए? देखिए होता क्या है अक्सर कि आपने सही कहा कि अगर आपको किसी पर्वत पे चढ़ना है, जी। तो एक चोटी चोटी तो आप नीचे से देखते हैं कि मुझे उस ऊँचाई पर जाना है। तो बचपन में मुझे धर्मेंद्र साहब से बहुत प्यार था, मतलब अभी जी। भी है। तो चूँकि हमारे यहाँ सिनेमा देखना बहुत वर्जित था, बहुत बुरा माना जाता था। सिनेमा मतलब आवारा लड़के देखते हैं, उसका प्रचलन नहीं था हमारे यहाँ। तो टीवी पे जो फ़िल्में आती थी वो हम देखते थे, उसमें धर्मेंद्र साहब की फ़िल्में बहुत ज़्यादा आती थी और मुझे बहुत पसंद भी थी। वो धर्मेंद्र साहब, देवानंद ये लोग बहुत पसंद थे। तो मैं उनकी फ़िल्में देखता था, तो मुझे लगता था काश मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाएँ। ये नहीं सोचता था कि मुझे जाना है, उस जी। विधा में जाना है, ये नहीं था पता। बट लगता था कि जैसा-जैसा उनका जीवन जा रहा है, जैसे-जैसे उनकी कहानियाँ, उनके किरदार थे, तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। तो वो उन्होंने धर्मेंद्र साहब ने बिना मतलब अनजाने में मुझे एक ऐसा समझिए कि एक ऐसा मोटो दे दिया, ऐसा मकसद दे दिया कि मैं अपनी कल्पनाओं में जीने लगा। जी। फिर जब हम युवा श्रेणी में आए, जब हम नए-नए ग्रेजुएशन में पहुँचे, तो उस वक़्त शाहरुख खान सर का बड़ा ही वर्चस्व था। तो वो उनसे प्रेरणा मिली और तब हम सिनेमा से रूबरू हुए थे। मेरी पहली फ़िल्म ही सिनेमा में यस बॉस है। यही जी। लखनऊ के गुलाब टॉकीज़ एक है क्रिश्चियन कॉलेज के सामने गोलागंज। जी। तो वहाँ हमने वो फ़िल्म पहली बार देखी थी। मेरा पहला सिनेमा हॉल वही है। तो अब आपको फ़िल्म देखने का लग गया कि भाई फ़िल्म देखनी है, अब आप रोज़ नॉवेल्टी के चक्कर लगा रहे हैं, साहू के चक्कर लगा रहे हैं आप है ना? तो आप सिनेमा देखना वो कर रहे हैं, कॉलेज से आप बंक भी कर रहे हैं, कभी टाइम आप देख रहे हैं जिस हिसाब से कभी मॉर्निंग शो देख रहे हैं, सस्ता पड़ रहा है, तो इस तरह से आप करने लगे। तो उसमें शाहरुख खान सर थे। एक्टिंग के लिए जो मुझे प्रेरणा जो सबसे पहले मिली कि मुझे इस लाइन में जाना है, वो मनोज बाजपेयी साहब थे। मनोज बाजपेयी सर की एक फ़िल्म थी शूल, तो वो जी। शूल हमने उस समय वीसीआर का भी जलवा था, वीसीआर बहुत चलते थे, मैं चिरहट में रहता था, तो वो अभी लखनऊ वहाँ पे डेवलप कर रहा था। वो इलाका ऐसा था जहाँ पे लोग अभी प्लॉटिंग करना शुरू किए थे और मेरे फ़ादर ने वहीं पर अपना मकान बनवा लिया था। तो वो एक ऐसी जगह थी जो शहर और गाँव दोनों को कनेक्ट करती थी। अभी-अभी वो ग्राम पंचायत से नगर निगम में पहुँचे थे लोग। हुँ, तो वहाँ हुँ। वीसीआर का बड़ा प्रचलन था, किसी के घर में शादी-ब्याह कुछ भी पड़े, मुंडन पड़े, तो लोग वीसीआर मँगाते थे और वीसीआर पे फ़िल्में देखी जाती थी। तो एक शूल करके एक फ़िल्म थी, तो उसका पोस्टर जब मैंने देखा तो आदमी बड़ा ही एवरेज सा लगा कि बड़ा ही सामान्य प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बहुत ही औसत कद-काठी, औसत चेहरे वाला व्यक्ति है और वो उसपे बने हुए थे ऐसे गन लिए हुए। तो मैं उनको नहीं जानता था। तो मैंने कहा यार ये कौन-सी फ़िल्म है ज़रा देखते हैं। तो वो फ़िल्म भी मैं उठा लाया। तो सब वो फ़िल्म कोई लगाने को तैयार नहीं था। सबने पहले अपनी-अपनी फ़िल्में देखी, किसी ने मोहरा, बेताज बादशाह ऐसे फ़िल्में देखी। उसके बाद जब 3 या 4 बजे भोर के, तो सब लोग सोने लगे तो फिर फ़िल्म हमने लगाई शूल। और जब मैंने वो फ़िल्म देखी, तो पहली बार मैं एक्टिंग से रूबरू हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं फ़िल्म नहीं देख रहा हूँ, मैं उसी में हूँ, उसी जीवन में हूँ, मैं समर प्रताप हूँ। एक वैसा फ़ील आने लगा और मैं तब बड़ा ही मतलब कि सब सो गए थे और मैं उसके बाद आप जब रात भर फ़िल्में देखते हो तो आप दिन भर सोते हैं। मैं दिन भर सोया नहीं, मैं उनके ख़्यालों में ही रहा और फिर मैंने उनको ढूँढना शुरू किया, फिर ढूँढा तो उनकी सब पुरानी फ़िल्में भी सत्या, बैंडिट क्वीन, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि उसी समय बाद में रोड आई, रोड देखा तो वो मैं फिर मनोज बाजपेयी अक्स तो मैं उनको फ़ॉलो करने लगा। जी। और उस फ़ॉलोइंग के दरमियान जब उनके इंटरव्यूज़ उनके बारे में पढ़ने लगा तो मैं रूबरू हुआ थिएटर से, कि थिएटर नाम की एक विधा है और ये सब चीज़ें हैं, तो मैं उसमें चलता चला गया और
तो उन्होंने बिना चाहे, मैंने बोला भी, मनोज भैया के साथ मैंने एक फ़िल्म की थी अभी, सोन चिरैया। तो मैंने उनको बोला भी कि सर आप मेरे आइडियल हैं, आप मेरे रोल मॉडल हैं। तो बोले यार हर कोई किसी न किसी का होता है, हमारे कभी कोई था, हम किसी के बन पाए थे, बड़ी बात है, ये माँ अम्बे की कृपा है, वो बहुत माता जी के भक्त हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस, तो मैंने कहा सही कह रहे हैं, अगर अमिताभ सर भी कभी गए होंगे तो किसी को देख कर, जैसे धर्मेंद्र साहब कहते हो दिलीप साहब को देख कर गए, दिलीप साहब किसी और को देख कर गए, तो ये शायद एक ये है कि हम सीखते हैं, तो एक उनका था। बाकी मित्र यार, दोस्त यार, उनका भी अपना रोल रहता है कि जैसे आप प्ले कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, आपका प्ले हुआ, तो भाई जो आपको नहीं जानता है, वो जिसको आप भी अजनबी, और उसने कहा बहुत अच्छा किया आपने, मजा आ गया आपको देखकर, तो जी। आपका दोस्त ने भी यही कहा कि बहुत अच्छे किए यार, तो मुझे लगा दोस्त है, झूठ भी बोल सकता है। पर एक अजनबी जब आपकी तारीफ करता है कि अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या मजा आ गया, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम श्रीधर। अरे वाह श्रीधर, बहुत अच्छा किया। और उसी में कोई आके कहता सर मैंने आपका वो वाला प्ले भी देखा था, ये प्ले उससे भी अच्छा था, बहुत बढ़िया। तो आपको प्रेरणा मिलती है, आप आगे बढ़ते हो, ये चीजें हैं। तो रोल जी। मॉडल तो आपके हमेशा रहेंगे। जी, बाकी बिल्कुल। जी, बिल्कुल। सर हमारे शो के एक एपिसोड में डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी आए थे और अरे उन्होंने अपने 4 प्री स्टूडेंट्स में एक आपका ज़िक्र किया था। तो सर अच्छा। अगर आप अंशुमाली सर और एनएसएस की अपनी यादों के बारे में बताना चाहें? अरे! मतलब वो तो मतलब मेरे जीवन के सब ये गोल्डन टाइम है, और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस वक़्त, उस दरमियान जब केकेसी में था, तो इसको थोड़ा-सा एनालिसिस को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि जीवन के बारे में मेरे, कि मेरा जीवन कैसा रहा। बहुत ही नॉर्मल फैमिली थी, कॉमन फैमिली, जहाँ पढ़ाई-लिखाई पे ज़ोर दिया जाता था। अगर आप एक्स्ट्रा आज जैसे स्कूल कॉलेजेस में कितने अच्छे हो गए कि अलग गतिविधियों पे बहुत फ़ोकस करते हैं, इवेंट्स कराते हैं, बहुत सारी चीज़ों, उस समय ऐसा नहीं था, उस समय सिर्फ़ पढ़ाई, पढ़ाई कि आप पढ़िए, आपके हिंदी में कितने मार्क्स आए, गणित में कितना, विज्ञान में कितना। तो उस तरह की फैमिली थी हमारी, तो स्कूल भी हमें वैसा ही मिला था। मैं रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज से पढ़ा, फिर उसके बाद केकेसी में आ गया, केकेवी पढ़ा। तो सरकारी कॉलेज में प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि अक्सर फंड उतना नहीं मिलता है उन लोग को, तो अगर कुछ हुआ भी, कोई मान लीजिए एनुअल फंक्शन भी हुआ, ये सब हुआ, तो टीचर अपनी तरफ से कुछ मिलाकर, कुछ स्टूडेंट से लेकर वो लोग करते थे, पर वो बस एक लीपापोती थी कि हमने एक एनुअल फंक्शन किया, ये सब चीज़ें की। तो अब फ़िल्मों का दौर था, फ़िल्म हम देखते थे, भाई कॉलेज दिखा रहे हैं, उसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लगता था यार ये सब सपने हैं, ये सब कहाँ होते हैं? जी। ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने कभी देखी नहीं जीवन में, हमारे जीवन में तो कोई इवेंट है ही नहीं। तो हमारे बस ये हो जाती थी, होली आई छुट्टी हो गई, दिवाली आई छुट्टी हो गई, जन्माष्टमी आई छुट्टी हो गई, है ना? बीच में शीतलहरी पड़ी तो शीतकालीन छुट्टी हो गई, बस ये होता था, कभी टीचर नहीं, कभी इस तरह की। तो जब मैं केकेसी में पहुँचा वहाँ पे पढ़ने के लिए, तो चूँकि मुझे अलग पढ़ाई के अलावा और चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था। तो उस वक़्त पे क्या था, मैं एनसीसी का स्टूडेंट तो था ही, एनसीसी में कर रहा था, मैं कैडेट था वहाँ पे, और फिर मैंने उसको कंटिन्यू करने के लिए केकेसी में भी जॉइन किया। उसी वक़्त पे ये पता चला कि भाई एनएसएस भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जी। एनएसएस है, उसका एक लगा, मैंने कहा यार देखता हूँ उसमें क्या होता है। एनएसएस से मैं रूबरू नहीं था। मैं वो सुना था, स्काउट जानता था, तो रेड क्रॉस वगैरह सुना था, लेकिन एनएसएस से मैं इतना नहीं था। तो ये भाई वैसी ही विधा है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है और अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल मैं करता हूँ, और मैं उसमें जुड़ा। अब जब जुड़ा तो वजह यही थी कि थोड़ा-सा मुझे इधर-उधर इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन एनसीसी प्रायोरिटी थी मेरी। जी। एनएसएस ये था कि अच्छा ठीक है, कैंप वैम्प होगा तो घूमने जाएँगे बाहर, लेकिन फ़ोकस एनसीसी पे था कि भाई, क्योंकि मुझे आर्मी में जाना था। मेरा शुरू से ये था कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, और दौर भी वो था, कारगिल युद्ध हो चुका था, तो एक अंदर से जोश था कि बस अब तो जाना है और देश के लिए कुछ करना है हमें, वो था। तो अब आपका थॉट वो चल रहा है, और एनएसएस आप इसलिए कर रहे हैं। अब चूँकि घर में आप एक बिल्ला लेकर आ गए एनएसएस का, तो पिताजी उठा के देखे, ये क्या है? ये क्यों कर रहे हो? उनको लगता था क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा ऐसा-ऐसा है। तो मेरे फादर ने ऐसा देखा, अच्छा इससे नौकरी में कुछ फ़ायदा है? मैंने कहा हाँ, 10% की छूट मिलती है। तो मेरे फादर खुश हुए, अच्छा ठीक है, वो मेरिट मिलती है ना कि आप अगर एनएसएस से हैं तो जी। 10% आपके मेरिट लिस्ट में आता है ऐसा। तो पापा ने कहा अरे तब बढ़िया, तब करो करो करो, दिल लगा के करो। अब एनएसएस शुरू हुआ, अब हमें क्या पता था कि आज मैंने फॉर्म भरा और कल से ही हमें वो लगा देंगे काम पे। मैंने कहा भरे हैं, जैसे एनसीसी में है कि हफ्ते में 2 दिन परेड है,
भाई पता चला कि जो बच्चे कल वॉलंटियर बने हैं उनको कल ही पोलियो की दवा वगैरह पिलानी है और उसके लिए गोमती नगर जाना है। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ, और आई कार्ड आपको मिल जाएगा वहीं पे बना के तुरंत। तब तक फटाक से मिल गया, सिग्नेचर अंशुमाली सर वहीं कर देंगे जो हमारे हेड है। और बस ये आई कार्ड ले लो, फोटो लगा लेना। मतलब इतना जल्दीबाजी की, जैसा लगा कि हम सीधा युद्ध पे हैं। तो मैंने बोला भी कि क्या हम युद्ध पे हैं? मैंने अपने सीनियर से पूछा कि क्या हम युद्ध पे हैं? और चूंकि मेरे अल्फाज भी वही हुआ करते थे, युद्ध, वॉर, है ना, जी। सेना, मोर्चा, क्योंकि हम अब वीर अपने रस वीर जी। रस से प्रभावित थे। वीर रस बहुत भरा हुआ था मेरे अंदर। तो हमने कहा हम जी। युद्ध पे हैं। तो सीनियर जो थे, अंकित नाम है उनका, और उसने बहुत बढ़िया जवाब दिया। बोला बिल्कुल युद्ध पर है। हमारे देश पे पोलियो नाम की जो बीमारी है उसकी पूरी वो छाई हुई है, संकट आया हुआ है। उस संकट से हमें युद्ध करना, हमें अपने बच्चों को बचाना है, इस देश के भविष्य को बचाना है। अरे उसके बाद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो उस समय उसने जब ये कहा ना, उसने इतने जज्बात से कहा कि मुझे लगा अरे यार सच है यार। पहले तो मेरा देश इस संकट से जूझ रहा है, मैं तो बॉर्डर देख रहा हूँ, मैं तो देख ही रहा हूँ मैं देश में कितनी प्रॉब्लम्स है। मैं दूसरे दिन उपहार जी, मैं थोड़ा जल्दी नहीं उठ पाता था, मेरी आदत थी थोड़ा, मैं बड़ा बेकार सा व्यक्ति, आलसी प्रवृत्ति का था। मैं 6 बजे उठ गया था, 7 बजे हमें गोमती नगर मिलना था। एक जगह निश्चित हुई कि इस जगह पे सभी मिलेंगे। मैं 6 बजे उठकर नहा धोकर तैयार और सीधा वहां पहुंच गया। और फिर पता चला जाएंगे उस डब्बे को लेकर, आपको घर घर जाके दवा पिलानी है। अब आप ये समझिए कि जब आप घर पहुंचते हैं, गोमती नगर जैसा इलाका जहाँ पे गेट है, गेट के अंदर 2 दरवाजे हैं, उन दरवाजों में भी 2 सेफ्टी डोर है, जाली वाला डोर है। फिर अंदर कोई बेडरूम में सो रहा होगा, आपने घंटी बजाई, उठकर आएगा तो कभी अच्छे लोग मिलते थे, नहीं बेटा यहाँ कोई बच्चा नहीं है। कभी वो लोग बहुत, और कई बार आपको ऐसे वो मतलब कि दुत्कार कर भगाते थे कि मतलब जैसे तुम सेल्समैन हो, कोई चीज बेचने आए हो और चले आओगे, कैसे यहाँ पे आए, तुम्हें हिम्मत कैसे भी घंटी बजाने की, देख नहीं रहे हो 12 बज रहे हैं। तो हुँ। मुझे समाज से रूबरू होने का मौका मिला कि सोसाइटी में जो बड़े बड़े घर हैं, इन बड़े बड़े घरों के पीछे, इस दीवारों के पीछे कैसे कैसे लोग हैं। कोई बहुत ओवर वेलकमिंग है, कोई बहुत ही अच्छे इंसान है, कोई उस तरह के भी हैं। तो ये एनएसएस का सिलसिला शुरू हुआ और मैं इतना ज्यादा घुस गया एनएसएस में कि एनसीसी की परेड मुझसे मिस होने लगी। और मुझे 2 महीने के अंदर एनसीसी से निकाल दिया गया कि आपकी 4 परेड मिस हो गई हैं, आप अब नहीं आएंगे। क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी बहुत भीड़ थी उसमें, एनसीसी में। तो वो ये था कि वो देख रहे थे कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा तो आपको हम रखेंगे। एनसीसी में हमेशा छटाई होती है, कब हुँ। तक होगी, जब तक कैंप में जाना है। तो यानी कि कुछ कुछ ही चुनिंदा बच्चे ही जाएंगे जो बहुत अच्छे हैं। तो मुझे खराब भी लगा, मुझे लगा यार ये तो बड़ा बुरा हो गया, एनसीसी छूट रही है। तो मैंने नेवी ज्वाइन कर ली क्रिश्चियन कॉलेज से। वो उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ये एक सुविधा दी थी कि सभी सारे कॉलेज उनसे एफिलिएटेड थे। तो अगर आप चाहें तो आप अगर आपके कॉलेज में नेवल नहीं है तो आप कहीं और से ले सकते हैं। तो मैंने एनसीसी ज्वाइन की क्योंकि मुझे एक जिद थी कि यार मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं नेवी ज्वाइन किया। नेवी वहां कर रहा हूँ, उसकी परेड अलग थी, तो वो मेरे एनएसएस में बाधा नहीं बनता था। इनकी परेड और एनएसएस का कार्यक्रम साथ ही साथ हो जाता था क्योंकि इनकी दोपहर में परेड होती थी। वहां मॉर्निंग में 6:30 बजे आप गए, 8 बजे तक ड्रिल किया और फिर आप चले आए। तो मैंने कहा वो ज्यादा अच्छा है, तो मेरा दोनों काम होगा। अब एनएसएस में जुड़ते पोलियो की दवा से लेकर फिर आप क्या कहते हैं, श्रमदान, कहीं नाली बनाना है, कहीं जागरूकता अभियान फैलाना है, कहीं एड्स के बारे में बात करना है, कहीं सूखा के बारे में बात करना है, कहीं बेटी बचाओ के बारे में बात करना है। आपको हर जगह कुछ ना कुछ रैली निकालनी है, लोगों को जागरूक करना है। और उस करते करते मैं नुक्कड़ नाटक से जुड़ा। नुक्कड़ नाटक से इस तरह से जुड़ा, विवेक शर्मा करके एक स्टूडेंट थे हमारे, और अंशुमाली सर के बहुत प्रिय थे। और अंशुमाली सर उनकी बहुत तारीफ करते, विवेक आएगा तो हम ये काम करेंगे, ऐसा होगा। तो मुझे लगा यार भाई कौन है विवेक, जाना जाए। तो पता चला वो नुक्कड़ नाटक तैयार करते हैं, वो कुछ नाटक लिखते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं और उसके विधा से लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं। तो मुझे लगा भाई ये काम तो बड़ा बढ़िया है, मुझे ये करना चाहिए साथ में। और अब चूंकि विवेक जी जाने वाले थे, कॉलेज से निकलने वाले थे, तो मुझे लगा मैं इनका उत्तराधिकारी बन सकता हूँ। एक ऐसी फीलिंग आई और वो होता भी था। और मैं तब तक टीम लीडर बन चुका था। 4 ग्रुप थे उसमें, सृष्टि का मैं था और 4 और थे, सृष्टि, भूमि, ऐसे करके थे, मुझे अपना याद था। तो उस मैं वहां पे वही हुआ कि इसके आप टीम लीडर हैं तो ये काम आपका है। तो विवेक जी से मैंने कहा कि मुझे भी आप जोड़िए अपने साथ। और उन्होंने मुझे पहला रोल दिया, एक मुर्दे का, गुजरात भूकंप पीड़ित के ऊपर नुक्कड़ नाटक था, एक मुर्दे का रोल मैंने उसमें किया। और वहां से शुरुआत हुई। पर कंफ्यूजन ये थी कि आप बनने वाले थे, अभी तक आप जाने वाले थे आर्मी में, पढ़ाई आप कर रहे हैं कॉमर्स साइड से क्योंकि पिताजी आपको सीए बनाना चाहते हैं, है ना। और आपका इंटरेस्ट आ गया एनएसएस में, और वो भी एनएसएस के अंदर घुस के पहले तो सोशल
और सोशल के अंदर आपको नुक्कड़ नाटक और एक्टिंग में जा रहे हो आप। तो मैं जी। बहुत ही कन्फ्यूज़ था। ऐसे समय पर डॉक्टर साहब ने, हमारे अंशुमाली सर ने, जो एक बहुत ही समझिए कि कमज़ोर क्षण होता है हर इंसान के जीवन में, जिस समय आप बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, आप में जोश है, ऊर्जा है, आप युवा हैं, आपके तरफ चारों तरफ रास्ते दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रास्ते दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा पॉज़िटिव हो आप, इतने ज़्यादा सकारात्मक सोच के साथ हो कि बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं बैंक की नौकरी कर सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं बिज़नेस खोल सकता हूँ। आपको अब स्टेशन में बिकती हुई किताबें भी अपनी तरफ बुलाने लगती हैं, करोड़पति कैसे बने, है ना? बड़े आदमी बनने के नुस्खे, है ना? जीवन के सफल होने के ये 4 मंत्र, तो आपको ना किताबें भी अट्रैक्ट कर रही होती हैं, किसी की बातें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, आपके जीवन में हर कोई रोल मॉडल बन रहा होता है, तो आप बहुत कन्फ्यूज़ होते हो। ऐसे वक़्त पर एक टीचर, एक गुरु, एक मार्गदर्शक आपको बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको सही राह दे कि जब आप उस राह पर चलो, तो वहाँ जाकर 10 साल बाद आप पछताओ नहीं कि यार नहीं यार, मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया, शायद मैं वो बनना चाहता था। और उस वक़्त पर अंशुमाली सर ने वही काम किया, जब मेरे माता-पिता इस चीज़ में परेशान थे कि नहीं तुम कुछ ऐसा काम करो जिसमें कल को तुम अपना एक घर बना सको, तुम्हारी शादी हो, बच्चे हो, तो उनका तुम पालन-पोषण अच्छे से कर सको, एक गाड़ी हो, समाज में 4 लोगों को तुम बता सको तुम क्या करते हो और अपने सामाजिक दायित्व, अपने देश के प्रति दायित्व को अच्छे से निर्वाह कर सको, ये जो उनके अपने होते हैं, बट आपको समझ नहीं आता आप क्या करें। तो ऐसे वक़्त पे सर ने मुझे कहा मन की सुनो। अब मन तो मेरा बहुत कुछ कह रहा है, मैं बड़ा ही कन्फ्यूज़ प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो वो सर ने जिस तरह से मुझे धीरे-धीरे गाइड करते हुए उन 3 सालों में एनएसएस के दरमियान मेरी खुद के व्यक्तित्व का विकास किया। मुझे जो उन्होंने दिया कि समाज के साथ-साथ जो उनके खुद के वॉलंटियर हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वो खुद भी तो एक इंसान है, वो भी तो एक समाज है। उस समाज को जो उन्होंने मतलब कि उस समाज के साथ जो एक मेरे अंदर के व्यक्तित्व को बाहर निखारा कि तुम क्या हो? तुम्हें क्या बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए? और किस प्रकार से बनोगे और कितना तो वो चीज़ जो थी, उस चीज़ को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं उनका हमेशा बिल्कुल मतलब कि मैं आभार व्यक्त करता रहता हूँ और गुरुजन हैं, वो तो कहते हैं ये मेरा कर्तव्य था, पर मैं हमेशा ऋणी रहूँगा उनका, हमेशा ये उपकार, ये उद्धार उनका जो रहेगा मेरे ऊपर रहेगा जी, और शायद मैं इस ऋण से मुक्त भी नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ ये ऋण सदैव बना रहे मुझ पर। जी। सर जब मैं पहली बार स्टेज पे गई थी या अभी भी कभी कोई ऐसी पब्लिक को फेस करना होता है तो कई बार पैर काँपने लगते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो सर जब आपने पहली बार स्टेज फेस किया या पब्लिक को फेस किया तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था? जी, बिल्कुल और अभी भी होता है और होना चाहिए, स्वाभाविक है। अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब आप सामान्य हैं। जी। अगर आप स्टेज पे जाते हैं और आपके पाँव में थिरकन ना हो और आप डरे ना, तो इसका मतलब है कि आप यूँ ही चले गए, आपने उस स्टेज, उस मंच का महत्व नहीं समझा। इंसान कहाँ पे डरता है? जी। इंसान हमेशा 2 जगह पे डरता है। जब उसे कहीं पर ऐसा बना दिया जाए कि आप ही जज हैं, आप फैसला कीजिए, तो आप डरते हैं। या आपको एक ऐसी ऊँचाई दे दी जाए जहाँ से आपको लोग सुन रहे हैं, आप जो कहेंगे वैसा होगा, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जी। उस मंच का जो प्रभाव है, वो मंच जैसा भी हो, मान लीजिए आप क्लास के मॉनिटर हैं, आप उसी बेंच पर बैठ रहे हैं, सेम बेंच पर जहाँ बच्चे बैठ रहे हैं, लेकिन टीचर ने कहा बेटा आज से तुम मॉनिटर। मॉनिटर कहते ही अचानक ऐसा लगता है कि आपके जूतों में 2 इंच का इज़ाफ़ा हो गया, अब आप 2 इंच ऊपर हो गए जी। और तुरंत अब आप आपकी खुद और टीचर जो चालाक टीचर होते हैं वो यही करते हैं, सबसे बदमाश बच्चे को मॉनिटर बनाते हैं। जी। तो आप खुद बदमाशी करना बंद कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने जैसे कहा आप मॉनिटर, मैंने कोई तमगा नहीं दिया, सिर्फ मैंने कहा आप मॉनिटर, आपको एक जिम्मेदारी दे दी और तुरंत आप अपनी बॉडी, अपनी पर्सनालिटी यूं हो गई कि अरे भाई मुझे नीट एंड क्लीन आना है, मेरे ड्रेस में कोई शिकायत ना हो, मेरे नेल्स प्रॉपर कटे हों, मैं शोर ना करूं। तो अब ये जो आपने अवेयरनेस लाई, जो अवेयरनेस आपके अंदर आई अपने को लेकर, तब आप वो डिसिप्लिन कायम कर पाएंगे। ऐसे जब आप मंच पर जाते हैं, आप कुछ कहने जा रहे हैं, अपने दिल की बात कहने जा रहे हैं, संबोधित करने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग स्टेज फियर कहते हैं, तो वहां पर सबसे पहले आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां, सारी इंद्रियां प्रॉपर वर्क करने लगती हैं। इस वजह से उसमें थिरकन, उसमें वाइब्रेशन जो होती है वो बता रही होती है कि हाँ तुम ठीक हो। पैर कहता जी। है बिल्कुल हम 2 घंटे तक आपका साथ देंगे। जी। आवाज कहती है बिल्कुल आप बोलते रहिए सर, कोई टेंशन नहीं। आंखें कहती है बिल्कुल हम चौकन्ने हैं, कान खुल जाते हैं। तो ये अच्छा होता है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। जी। इससे इससे तो और इसी का मजा है, जब आप बोलकर वहां से आइए, देखिए आपको कितनी अच्छी भूख लगती है, बहुत जी, मजा आता है, बिल्कुल। अंदर से बड़ा ही एहसास अच्छा सा होता है, बड़े ही जी। प्रसन्नचित नजर आते हैं, चेहरे पे एक नूर आ जाता है। अरे जी, भाई क्या बोला आपने यार, ये तो क्या बिल्कुल मजा। सही। जी, हाँ हाँ। बिल्कुल।
तो सर मैंने हमेशा इसको प्रोत्साहित किया। जी। जी। सर एक मध्यम वर्गीय परिवार और छोटे शहर के अगर कोई लड़का है और वो एक्टिंग का सपना देखता है, तो जी। फिर लोग बातें करते हैं, बहुत सारे सजेशंस देते हैं उसको, कोई तो कहता है कि लड़का हाथ से निकल गया है। तो तो इस स्थिति में आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए चूँकि मैं भी उसी सामान्य फ़ैमिली से आता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये सारी चीज़ें सुनने को मुझे भी मिली होगी जी। और ये सुनना भी चाहिए और ये सब में होता है भाई। अगर आप बिज़नेस करने जाएँगे तो भी माता-पिता पूछेंगे, "तुम कैसे करोगे? तुमने कभी देखा है किसी को? तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है?" क्योंकि उन्होंने नहीं देखा है। तो वो जो क्वेश्चन माता-पिता करते हैं या समाज आपसे करता है, बेसिकली वो आपसे सवाल नहीं होता है। वो उनका सवाल वो खुद से कर रहे होते हैं क्योंकि वो ये नहीं किए हैं। कि यार जी। मैं भी ऐसा तो है नहीं कि जब मेरे माता-पिता पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसमें सिनेमा नहीं रहा होगा और ऐसा भी नहीं कि मेरे पिता ने सिनेमा नहीं देखा होगा और ऐसा भी मैं नहीं मान सकता कि मेरे पिताजी को नहीं लगा होगा कि यार मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। 1 मिनट के लिए तो लगा ही होगा। हर इंसान को लगता है कि यार मैं हीरो होता। भले एक्टिंग ना लगे लेकिन हीरो होता है क्योंकि आप जब हीरो बनना चाहते हैं ना वही आपको ज़िंदगी में मकसद देता है किसी भी विधा में। जैसे आपने कहा यार कोई बिज़नेसमैन है कि यार मैं अंबानी बनना चाहता हूँ, तो वो उसका हीरो हो गया ना। तो उस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो जो ताने आपको मिलते हैं या जो लोग कहते हैं, वो अपने आप से सवाल कर रहे होते हैं और आप जब उनका कोई ऐसा जवाब देते हैं, जिस जवाब से वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो उनको लगने लगता है, "अरे यार! हाँ, ये जवाब मेरे पास नहीं था, इसके पास है, तो शायद ये आगे निकल जाए।" मैं भी उन्हीं जी। में से था, मेरे जवाब ऐसे ही होते थे। पर कभी-कभी तो आप भी फँस ही जाते हैं और जैसे मैं जब बनना चाहता तो मैंने जवाब दे दिया कि भाई हाँ, अरे मैं कर लूँगा और ये है, आजकल देखो आजकल ऐसे चेहरे, ऐसे औसत कद-काठी सबसे पहले क्या होता है कि एक्टिंग में जाते समय आपके रूप-रंग को लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। अरे यार, तू कहाँ इतना सुंदर है, तुम्हारी तो इतनी बढ़िया कोई पर्सनैलिटी भी नहीं है, कोई बहुत अच्छा तो नहीं दिखते हो यार तुम कि तुम हीरो बनने जा रहे हो, वहाँ इतने सुंदर-सुंदर लोग हैं, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो जी। सबसे पहले क्योंकि यही जो आउटर है, ये सबसे पहले दिख रहा है और आपने जो संकल्प लिया है, जो आप बनना चाहते हो, आपके इनर में है जी। और इनर जो आपके थॉट में है, वो थॉट तो किसी को दिखेगा नहीं। उसको आप तभी देंगे जब आप वो दिखा देंगे। जैसे मैंने कहा मैं नेता बनना चाहता हूँ, मैं एक दिन इस देश का कुछ करूँगा, तो जब तक आप बनेंगे नहीं, कैसे पता चलेगा आप कुछ करेंगे? तो थॉट हो गए आपके। तो सबसे पहले आपके आउटर जो आपके लाइन बनती है, उस पे लोग प्रतिक्रिया करने लगते हैं कि किस तरह के हो यार, ऐसे औसत दिखते हो। आप पहले उनको तोड़ते हो कि नहीं उनको देखिए, वो भी तो ऐसे ही दिखते थे, उनको देखिए, राजपाल जी कितनी छोटी हाइट के हैं, आमिर खान को देखिए, इनको देखिए, आप ऐसे कई तरह की कहानियाँ बताते हैं। पर हकीकत आप भी जानते हैं कि जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाएँगे, ये समाज, ये रिश्तेदार, ये नातेदार, पड़ोसी आपसे सवाल करते रहेंगे। जी। तो उसको करने के लिए उस तरफ आप चल देते हैं। उस वक़्त एक बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उपहार जी जो मैं समझ रहा हूँ, वो है जुनून की। और वही बात है कि अगर मैं आर्मी में नहीं जाना चाहता और मेरे अंदर वो वीर रस नहीं भरा होता कि देखा जाएगा, है ना? कुर्बान हो जाएँगे। जी। वो वीर रस मेरे इस विधा में काम आया जहाँ श्रृंगार रस का काम था। मैंने मैंने अपने माँ-बाप, अपने पड़ोसी का देखा जाएगा। अरे नहीं बनेंगे तो क्या हुआ उसी बम्बई में टैक्सी चला लेंगे, वहीं रह लेंगे। अब देखो ये जान लो यहाँ से हम जा रहे हैं लेकिन वहीं हमारा हमको फूका वहीं जाएगा। हम वहीं के श्मशान में विलीन हो जाएँगे पंचतत्व। तो ऐसी बातें। तो माँ-बाप को लगता है पागल हो गया है क्या? ये क्या हो गया इसको? किस तरह की चीज़ें कर रहा है गधा? यहाँ सब छोड़-छाड़ के चला जाएगा। तो माता-पिता ने ऐसे भी डराया। मेरे पिता ने कहा कि तो तुम्हें हम अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम तो गए, मैं समझूँगा। मैंने हाँ, ठीक है, कोई नहीं, मैं तो जब बन जाऊँगा तो इससे बड़ी-बड़ी संपत्तियाँ खड़ी कर लूँगा। तो वो उस तरह की बातें जो बहुत बचकानी बातें होती हैं। पर उन बचकानी बातों में क्या होता है कि आपका जुनून, आपकी ज़िद दिखने लगती है। और माता-पिता हकीकत में बताऊँ किसी बच्चे के दुश्मन नहीं होते। वो जी। सिर्फ़ आपके अंदर के उस ज़िद और जुनून को देखना चाहते हैं। वो आपको उस लेवल तक कुछ न कुछ मतलब कि समझिए कि कोशिश करते रहेंगे, आपको हमेशा मतलब कि पुश करते रहेंगे कि आपके अंदर अगर जुनून नहीं है तो भाई आप प्लीज़ गिव अप करिए और इधर आइए। तो मैंने जी। आपके लिए एक बेहतरीन प्लान बना के रखा है, जो उनका एक सर्टेन प्लान होता है, जो आपकी कद-काठी पर्सनैलिटी और आपको चूँकि बचपन से वो जानते हैं, आपके सहज कम्फर्ट ज़ोन को सोचकर उन्होंने प्लान किया होता है। पर जैसे ही बच्चा 14-15 साल के बाद होता है, वो अपना कम्फर्ट ज़ोन सबसे पहले तोड़ता है। तो वो चीज़ें हुई मेरे साथ भी हुई पर मैंने उसी को अपना वो बनाया और मैं निकल गया मुंबई। अब मुंबई तो पहुँच गया, बट मुंबई पहुँचने के बाद वहाँ की स्थितियाँ बहुत विपरीत थी आपके। वो चाहे वातावरण हो वहाँ का, चाहे वहाँ का रहन-सहन हो, चाहे वहाँ की महँगाई हो, चाहे वहाँ के लोग हों और चाहे ये विधा हो, जिस क्षेत्र को आप चुन रहे थे, वो क्षेत्र भी आपके लिए नया था। तो जब एक साथ बहुत सारी चीज़ें नई हो गई,
तो आप विचलित होने लगते हैं और आपको फिर से वही कंफर्ट ज़ोन याद आने लगता है। जी। तो मैं भी हताश होकर लौटा घर आया, लेकिन फिर ये था कि मुझे करना है। 1 मिनट बस दीजिएगा, हाँ। तो इस तरह की चीज़ों में मतलब गया और करने लगा। तो सॉरी, हाँ, एक वो आ गया था। हाँ, तो अब ऐसी चीज़ों में मैं करने लगा और उसमें मैंने एन्जॉय किया, फिर लौटा, फिर गया, फिर लौटा, फिर गया और उसका मतलब इस तरह से मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट की। जी। सर एक डायलॉग है, ऐसे बहुत से दरवाज़े हैं दुनिया में जो सिर्फ़ इसलिए नहीं खुलते हैं कि लोग मे आई कम इन नहीं कहते हैं। हुँ, तो हुँ। सर आपने आपने कब एक्टिंग के दरवाज़े में मे आई कम इन कहा और क्या-क्या चुनौतियाँ आई इस पूरी सिचुएशन में? देखिए, सबसे पहले तो मैंने यही कहा कि पहला अगर एक्टिंग के पर्पज़ से देखें तो एनएसएस में मैंने जब विवेक भाई से बोला कि मैं भी इसमें पार्ट लूँगा, सब लोग अपना नाम लिखवा रहे थे। तो उसमें ही पहली चुनौती थी कि यार नुक्कड़ नाटक है, सड़क पर होगा, चारों तरफ लोग होंगे। हमने हाँ, हाँ, कोई नहीं, तो मैं करूँगा सर, करना चाहूँगा। अच्छा कभी किया है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा ना मैं कहानियाँ बहुत बनाता था, तो मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे मैंने रामलीला की है, जबकि मैंने नहीं की थी। तो और वो मैं इसलिए कह पाया क्योंकि मैंने फिर कहा आधार था मेरे पास, मेरे फ़ादर सुंदरकांड का पाठ किया करते, तो मुझे चौपाइयाँ याद थी। तो उसने जी। कहा, "अच्छा क्या रोल किया था तुमने?" तो मैंने उसको बताया मैं वानर बना था और मुझे ये सब और मैंने कुछ चौपाइयाँ उसको सुना दी। तो उनको लगा हाँ, हाँ, ये लड़का बोल लेगा। अब हकीकत में तो मेरे पिताजी की दी हुई चीज़ें घुसी हुई थी और मैंने बोला। तो चुनौती तो पहले यही होती है कि अगला आप पर बिलीव नहीं करता कि आप उसका खेल खराब ना कर दें, उसका प्ले खराब ना कर दें। तो आप पे बिलीव कैसे करेगा? और आपने कोई तैयारी नहीं की है। आप एकदम से मुँह उठाए और कहे नहीं, नहीं मैं भी करूँगा। और ऐसे कहने वाले बहुत थे। तो वो एक छोटा-सा चलता-फिरता बिना बताया हुआ ऑडिशन हो गया मेरा, कि आप कैसे करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने जब वो मतलब इतनी चौपाई सुनाने के बाद उन्होंने रोल मुझे दिया एक मुर्दे का, जो मेरे लिए उस समय लगा हाँ, मुझे तो आँख बंद करके मर जाना है लेकिन मैं हूँ, मुझे लोग देखेंगे, ऐसा था। अब इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि जब उसका रोल मैंने किया वहाँ पे डेड बॉडी का, तो वो विवेक भाई क्या किए कि जब उनका अपना पार्ट होता है, वो आते हैं, रोते हैं, मतलब वो प्ले ऐसा है कि भूकंप आया और बच्चे जो हैं वो दब गए बिल्डिंग के नीचे और एक बूढ़ा बाप अपने पोते को ढूँढते हुए आता है, उस तरह की चीज़ें हैं। तो वो आए, वो भाई साहब क्या कि मैं जानबूझ के गिरा ऐसा था जब पब्लिक के बीच में और रिहर्सल में तो कोई दिक्कत नहीं, जब पब्लिक के बीच में हुआ और चूँकि आपके दोस्त यार भी आपकी खिंचाई करते थे, "तू कैसे डूबे तूने ऐसे, तू ऐसे पड़ा हुआ था, तू ऐसे कर रहा था।" वो उनकी आदत होती है खिंचाई की। जी। "तू तो ऐसे पड़ गया था जैसे तू सो ही गया है," इस तरह की। तो जब वहाँ पब्लिक के बीच में होने लगा, तो वहाँ पे जब हम गिरे तो हमने ऐसा एक ऐसी पोज़ीशन बनाई कि भाई मेरी साँसें ना दिखे कि मेरी साँस चल रही है अब, कि मेरे ऊपर 1-2 और गिर जाएँ। तो मैं पहले ही जानबूझ के गिर गया कि मेरे ऊपर 1-2 और गिरेंगे तो मैं नीचे दबा रहूँगा तो आराम से सुकून से, कोई टेंशन नहीं है, कोई परफ़ॉर्मेंस का प्रेशर मेरे ऊपर नहीं रहेगा। अब भाई साहब विवेक जी ने क्या किया, आदमी जब अपने कैरेक्टर में घुसता है तो थोड़ा इम्प्रोवाइज़ेशन भी करता है। वो गए ढूँढते हुए मेरा बेटा कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है, अरे मेरा लाल, मेरा सोना और उसको ढूँढते-ढूँढते उन्होंने एक डेड बॉडी हटाई, दूसरी हटाई और भाई साहब मैं एकदम बिल्कुल सामने आ गया प्रत्यक्ष रूप में और उन्होंने मुझे पकड़ा और अपना पोता बना के मेरे लाल और वो करते हुए बिल्कुल वहाँ पे अपना एक्ट करना शुरू किया। और मेरे लिए बड़ी समस्या ये थी कि चारों तरफ आँखें मुझे देख रही होंगी, जबकि मेरी आँखें बंद हैं, फिर भी दिख रहा है लोग देख रहे होंगे, कहीं मेरी साँसें तो नहीं दिख रही हैं, कहीं मेरे मतलब कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं मतलब कि ज़िंदा हूँ। तो मेरे अंदर वो चल रहा है, तो मैंने अपनी साँसें रोक रखी थी और वो छाती मेरी पीट रहे हैं, मेरे बालों को सहला रहे हैं, ऐसे-ऐसे बिल्कुल प्यार कर रहे हैं, गले से लगा रहे हैं और मैं अपने अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, फिर वो मुझे उठा के ले जाते हैं, रखते हैं, नाटक खत्म होता है और जैसे ही खत्म होता है मैं साँस लेता हूँ और साँस लेता हूँ और उसके बाद में ये था तो अनमोल से पूछा, "दादा सब सही था?" कहा, "नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया।" और मुझे तो थोड़ी देर के लगा तू सही में कहीं बेहोश-वेहोश तो नहीं हो गया? तेरे ऊपर कोई गिर-विर तो नहीं गया? मैंने कहा दादा पता नहीं मैं तो ऐसा था और मेरी ज़्यादा साँसें नहीं मैंने साँस रोक ली थी। तो बोले हाँ, तो दोस्तों ने कहा कि तुमने साँस रोक रखी थी इतनी देर से? मैंने कहा हाँ। कहा मैं जाओ 3 मिनट तो रोक नहीं पाओगे? मैंने कहा नहीं यार, देखता हूँ। मैंने ट्राई किया उपहार जी और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं 3-4 मिनट से ज़्यादा अपनी साँस नहीं रोक पाया। पर जिस समय मैं परफ़ॉर्म कर रहा था, उस वक़्त 8 मिनट से ज़्यादा का वो प्ले रहा होगा जब आप गिरते हैं और आप 8 से 10 मिनट तक अपनी साँस रोक कर पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक़्त आप अपने सुध में नहीं थे। पहली बार एक्टिंग से आप रूबरू होते हैं, पहली बार दरवाज़ा आपने खटखटाया, पहली दस्तक होती है आपके अंदर के एक्टर की।
जी। अगर आप किसी कैरेक्टर में घुसेंगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि आप क्या करें। फिर मैंने बात सर से डिस्कस की, विवेक जी से की, तो उन्होंने बोला कि होता है ऐसा, यही तो एक जादू है इसमें, इस विधा में। और वो पहली दस्तक थी। फिर उसके बाद हम थिएटर वगैरह में गए, मंच वगैरह के, वहाँ पहली दस्तक की, सर हम बोल लेंगे, हम रोल कर लेंगे, है ना? वो जो कुछ भी नहीं आता है, फिर भी मैं अपने बिंदासपन से, बहुत ही बेसुरा हूँ मैं, फिर भी कोई गाना सुनाओ तो मैं सुनाता था अपने दिल से, ऐसा ही जैसे मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ। नृत्य करो, मैं बड़ा ही कमजोर था नृत्य में, नाच रहा हूँ तो बिल्कुल नाच रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता था कि नहीं आता है मुझे। वो जी। मेरे उसमें ही नहीं था कि मुझे ये नहीं आता, मुझे सब आता है, ये एक दिमाग में मेरे था। तो जी। वो उस वजह से मैं करता था, लोग हंसते भी थे और प्यार भी करते थे इस वजह से कि बहुत ये अल्हड़ है और इसको कुछ पता नहीं है, ये बहुत ही कोरा कागज है। तो सब लोग अपनी अपनी कुछ ना कुछ उस पे, हमारे इस कोरे कागज पे लिखते चले गए अपने अपने एक्सपीरियंस, अपना अपना ज्ञान, जो मैं लेता 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 एक श्रीधर दुबे बन गया आपके सामने। जी। सर बहुत फ़िल्मी माहौल हो रखा है, तो एक और डायलॉग आया है मेरे दिमाग में कि जी, जी। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही अरे राजा वाह! बनेगा जो हकदार होगा। कंट्रोवर्शियल है ये तो। मतलब इंटरव्यू हो और कोई ऐसे सवाल ना पूछे जाएँ तो इंटरव्यू अधूरा-अधूरा सा लगता है ना, जैसे दाल में तड़का हो। तो सर अगर एक्सेप्शन को हम छोड़ दें, तो जी। तो स्पेशली फ़िल्म फ़िल्म इंडस्ट्री में, तो अगर आप बनारस के एक मध्यवर्गीय फैमिली से हैं, तो बॉलीवुड में आपने कैसे जगह बनाई? जब हुँ। और सर आपका रियाज़ से इंस्पेक्टर नरेन तक का सफ़र कैसा था? देखिए वही जैसे मेरे माता-पिता गोरखपुर से हैं, बनारस में पला-बड़ा, मैंने करेक्ट कर दूँ ना तो मेरे जी, गोरखपुर जी। वाले लोग बुरा मान जाएँगे। तो तो पूरे उत्तर प्रदेश से हूँ एक तरीके से। तो बेसिकली आपने सही कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये रहता है, पर एक चीज़ मैं कहूँगा, ये होता शुरू से रहा है कि राजा का बेटा राजा बनेगा या उसका बनेगा। तो उसमें ना क्या होता था शुरू से, मैं जो मानता हूँ, मैं क्योंकि इतिहास मेरा एक बहुत ही पसंदीदा विषय रहा है। तो इतिहास में मेरी बहुत रुचि थी। तो क्या होता है, अक्सर आप ये देखेंगे कि राजा का बेटा राजा इसलिए बनता था क्योंकि प्रजा को ये लगता था कि उसको जैसे ही पैदा हुआ है, उसको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो एक राजा के लिए ही दिया जा रहा है, जो मैं जी। अपने बेटे को नहीं दे पा रहा हूँ। हुँ। मेरे बेटे को, मान लो किसान का बेटा है, तो अपने बेटे को बचपन से उसके दिमाग में किसानी की बातें डालता है कि भाई देख, इतना बीजा मत डाल, इतनी खाद डाल, यहाँ पानी लगेगा, ये मौसम आ गया, मेघ अब बरसने वाले हैं, ये बादल नहीं बरसेगा, इस बार ये करना है, हमें ध्यान रखना है। तो बचपन से उसके सबकॉन्शियस में किसानी घुसती चली जाती है। ऐसे एक राजा के बेटे में उसको ये लगता है, किसान के बेटे को, कि राजा साहब जो हैं वो भी अपने बेटे को वैसे ही तैयार कर रहे होंगे कि भाई ऐसे हमें रक्षा करनी है, ऐसे प्रजा के लिए हमें काम करना है, इस तरह की चीजें होती रही होंगी। तो वो राजा का बेटा राजा बनता था, एक समय था। पर जब राजा का बेटा राजा बनने योग्य नहीं होता था, तो ये भी हुआ है अक्सर कि उसको हटाकर फिर उसकी जगह कोई जी। और गद्दी संभाल लेता था। अब आइए इस चीज को हम अपनी इंडस्ट्री में लागू करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगी, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ। पृथ्वीराज कपूर साहब थे, थिएटर करते थे, आज उनके नाम पे पृथ्वी थिएटर भी है मुंबई में, और वो थिएटर विधा से थे। उनका बेटा बाहर जाता है, पढ़ कर आता है, बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आता है और फ़िल्में बनाता है, राज कपूर साहब। अब कोई उनके ऊपर ये मतलब कि ये सवालिया निशान खड़ा कर दे कि आप पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे, इसलिए आप ये कर पाए, तो मैं गलत मानूँगा। जी। वो बहुत योग्य थे, उन्होंने उनकी चीज़ को और आगे बढ़ाया। पृथ्वीराज कपूर साहब राज कपूर साहब के नाम से जाने जाने लगे। तो आपने क्या किया, आप उस चीज को तोड़ के और आगे ले जाते हैं, दादा साहब फाल्के के सपना को आप पूरा करते हैं, बहुत सारी फिल्में देते हैं और आप हमारी फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचाते हैं। तो मैं वहां पर राजा का बेटा राजा बनेगा इसको तोड़ता हूँ। यश चोपड़ा साहब थे, यश चोपड़ा साहब एक किसान परिवार से आते थे। वो अपना उन्होंने यशराज कैंप एक उन्होंने अपना मतलब बनाने की कोशिश की, अपना फिल्में बनाते, तो यशराज कैंप नहीं बना था, वो यश चोपड़ा थे बस। उनके बेटे ने, आदित्य चोपड़ा ने, उस चीज को बहुत ज्यादा एलिब्रेट किया और उसको भी अंतरराष्ट्रीय मंच दिया, और एक स्टूडियो, पहला स्टूडियो प्रॉपर एक जिसे प्रोफेशनल स्टूडियो कहेंगे, एक बड़े लेवल का वो सेटअप यशराज यहाँ लगता है। तो यहाँ पर भी मैं इस बात को तोड़ूंगा कि राजा का बेटा राजा नहीं, योग्य राजा बना। ये चीज आप इस चीज को समझना होगा। पर जहां अयोग्यता आएगी, ऑटोमेटिक आप बाहर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमारे देश में
हम एक प्रजातांत्रिक देश में जी रहे हैं और हमारे देश में सारा पावर प्रजा के हाथ में है, सब कुछ। सिनेमा, एंटरटेनमेंट जगत तो बहुत ही बुरी तरह से प्रजा के हाथ में है। अगर मैं नौटंकी से बात करूं, अगर नौटंकी में अच्छा नहीं हो रहा है तो पब्लिक तुरंत रिएक्ट करती थी, भाई ये अच्छा नहीं हो रहा है, हटाओ, ये नहीं है। दूसरा, तुरंत नया प्ले शुरू होता था कि भाई हरिश्चंद्र की लड़ाई चल रही है और आपने कहा राजा हरिश्चंद्र खेलेंगे, नहीं मजा नहीं आ रहा, तो पता चला अब सीता का स्वयंवर खेला जाएगा, अच्छा छोड़ो ये भी मजा नहीं, चलो लक्ष्मण परशुराम संवाद होगा। यानी पब्लिक के ओपिनियन के हिसाब से, पब्लिक के डिमांड के हिसाब से वो करते थे। इसमें करप्शन तब आया, मैं समझता हूँ, जो नेपोटिज्म की बात है जो आप शायद कहना चाह रही हैं, इसमें आया जब मार्केटिंग शुरू हुई। मार्केटिंग में क्या होता है कि अक्सर उपहार जी, आप जिस कोई खराब चीज भी है तो उसको आप बार बार करके उसको बेचने की कोशिश करते हैं, जी। जिसमें पब्लिक कंफ्यूज होती है, जो कंज्यूमरिज्म कहा जाता है। एक खराब टूथपेस्ट है लेकिन उसमें बताया जाए इसमें ये पड़ा हुआ है, इसमें ये पड़ा हुआ है, इसमें ये डाला गया है, और वो बता क्या रहे हैं, जो आपको आपके बुजुर्गों ने बताया कि ये बबूल की छाल से बना है, इसके अंदर हमने नीम की वो डाली है, इसमें हमने ये डाल रखा है, तो आप नीम यूज नहीं करेंगे, आप बबूल की छाल यूज नहीं करेंगे, आप लौंग यूज नहीं करेंगे, आप उस पेस्ट को लेना चाहेंगे। तो यहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है कि पेस्ट अगर खराब है और आप यूज कर रहे हैं, तो यहां पे ये कि आपके पास पैसा था, आपके पास पावर थी, तो आपने उस टूथपेस्ट को इतने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इतने अच्छे से पब्लिक के पास पहुंचा दिया कि उनको लगा नहीं भाई यही है। वहां गलती होती है, उसको ब्रेक करते हैं, हमेशा लोग करते रहते हैं, निरंतर करने का प्रयास करते तो करते भी रहते हैं। अगर आप इंडस्ट्री को उठाकर देखेंगे, पिछले 30 सालों का इतिहास उठाकर देखेंगे, ज्यादा पीछे भी नहीं जाएंगे, तो इस 30 सालों में बहुत सारे चेहरे आए हैं नए। जी। मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हकीकत है, क्योंकि एक वैक्यूम है, उस वैक्यूम के अंदर किसी नए व्यक्ति को घुसना हो तो उस वैक्यूम को छेदना बहुत उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बनाए हुए हैं, पर मजा भी उसी का है। अगर वो आसानी से मिल जाए तो फिर उसका मजा नहीं है ना, फिर तो आपको लगेगा अरे भाई क्या, बस मैं तो यूं गया, टहलते टहलते गया और ये हो गया। तो उसको जी। भेदना बहुत जरूरी है, और चूंकि वो वैक्यूम भी इसीलिए नया बना हुआ है, या वो जगह इंडस्ट्री इसलिए नई बनी हुई है कि हर बार कोई ना कोई ऐसा आदमी आता है, व्यक्ति आता है जिसको भेद कर अंदर जाता है और अपना अपना खुद का वर्चस्व, अपना खुद का मतलब कि वहां पे एक इमेज बनाता है, खड़ा करता है, और फिर दूसरे के लिए वो आइडियल बनता है, रोल मॉडल बनता है। तो ये जी। होता रहता है। अगर वो उस संघर्ष को नहीं जिएगा तो मुझे ये लगता है कि फिर जो अगर 25 लोग जाना चाह रहे हैं तो उस 25 में जो सबसे ज्यादा काबिल है वो वहां तक शायद वो हम चुनाव ना कर पाए, फिर भीड़ आ जाएगी। जी। तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है, ये चीजें हैं, तो हैं चीजें, पर इतनी बुरी भी नहीं है। जी। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि पब्लिक हमेशा ऊपर है और ऑडियंस हमेशा ऊपर है। आप चुनाव करेंगे, आप किसके गाने सुनेंगे, किसकी एक्टिंग को देखेंगे, आप किसको जी। पसंद करेंगे, किसको नापसंद करेंगे। जी, बिल्कुल। सर, आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ आई थिंक 2 या 3 मूवीज़ करी है जी अपनी। जी जी हाँ, तो उनके साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत ही बढ़िया, रोचक, और इस वजह से भी कि नवाज भाई जितने अच्छे अदाकार हैं उससे ज्यादा अच्छे इंसान हैं, बहुत जी। ही बेहतरीन इंसान है। आप वो चलती फिरती अपने आप में एक किताब है, आप उनसे घंटों बातें कर सकते हैं और आपको हर तरह की बातें वो करेंगे। बहुत इमोशनल, बहुत भावुक व्यक्ति हैं, और चूंकि वो सीनियर है हमारे थिएटर के, एनएसडी से हैं वो और बीएनए से हैं, तो क्या है कि आप और उनसे और हमारी बीच में बहुत सारी बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो हम लोग वासीपुर से साथ में हैं, मैंने उनके एक जर्नी को देखा है, एक फैजल खान बनते हुए उन्हें देखा है। उसके पहले लोग बहुत अच्छे कलाकारों ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी थी, जो फेस्टिवल में घूम रही थी, लोगों को नहीं पता था, आम आदमी को नहीं पता था। बट जी। आम आदमी को फैजल खान के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लोग अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मैंने वो जर्नी भी देखी है कि फैजल खान कैसे बने और फैजल खान आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे बने। तो वो जर्नी अपने आप में प्रेरणादायी है, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि जो कहानियां हम सुनते हैं, धर्मेंद्र साहब के संघर्ष के बारे में सुनते हैं, या हम मनोज बाजपेयी सर के संघर्ष के बारे में सुनते हैं, नसरुद्दीन शाह सर, ओमपुरी साहब के बारे में सुनते थे, वो मैं खुद देख पा रहा था, उसको अनुभव कर पा रहा था। मैं उस टाइम के बैरिकेडिंग में मैं खुद था, जिसके बारे में आगे चलकर इतिहास में हमारी आने वाली जनरेशन को बताया जाएगा कि भाई नवाज भाई का स्ट्रगल, संघर्ष ऐसा रहा। तो मैं उसको जी पा रहा था, तो ये मेरे लिए समझिए कि बहुत बड़ी बात थी, और मतलब कि मेरे लिए प्रेरणादायक भी थी।
जी। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया और मैं आगे भी काम करना चाहूँगा और ईश्वर ने शायद मौका दे। जी, बिल्कुल। हुँ। सर आप हम सब के लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो जी। एक्टिंग करना चाहते हैं वो एक्टिंग का दरवाज़ा नॉक करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक्टिंग का दरवाज़ा मिल नहीं रहा है अभी। तो आप उनके लिए उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या सजेशन देना चाहेंगे? आज के समय में उपहार जी बड़ा ही आसान है अभिनय के क्षेत्र में कदम रखना क्योंकि पहले उस दरवाजे के लिए आपको किसी किसी घर के सामने जाना पड़ता था। आज आप खुद अपने आप में जो भी दीवार है, जो भी दरवाजे में आप ही हैं, आप चाहें अपने सामने दीवार खड़ी कर लें, आप चाहें तो ऑप्शन खोल लें, दरवाज़ा खोल लें। जी, क्योंकि आज के ज़माने में आपके हर आदमी के हाथ में कैमरा है, हर आदमी के हाथ में आज सोशल नेटवर्किंग बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। तो आपके लिए बड़ा ही आसान हो गया है आज के टाइम में अपने कर्तव्य को, अपने जो टैलेंट को दिखाने का जो है, वो बहुत ही आसान है, पहले नहीं था ऐसा। बट अभी के समय में बहुत आसान है। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो शुरू से चली आ रही हैं, उनका बड़ा ही ध्यान रखना होगा और उन्हें रखना भी चाहिए, वरना उससे क्या होगा, आपके जीवन पर मतलब कि आपके भविष्य पे कुछ चीज़ें सवालिया निशान खड़े हो जाएँगे और आपको एक लगेगा कि यार मैंने क्या किया ये? तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पहले तो अपने अंदर के अभिनेता को पहचानें। बहुत जल्दबाज़ी ना करें कि नहीं भाई मुझे एक्टिंग करना है और मैं जाके करूँ, नहीं। अभिनेता को बाहर आने दीजिए। आपको एक्टिंग करना पसंद है, आप स्टेज पे जाते हैं, आप किसी स्कूल, कॉलेज में किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें तो करिए, खूब करिए। आपके घर के आस-पास कोई इवेंट हो रहा है, कोई नाटक या कोई भी किसी तरह का कोई और मतलब कि कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ की जाए तो आप वहाँ पे खूब करिए। तब तक करते रहिए जब तक आपके अंदर का एक्टर आपको आवाज़ ना दे कि बॉस ज़िंदगी में 2 ही रोटी मिलेगी या भूखे भी सोना पड़ेगा लेकिन कोई नहीं, करूँगा यही। जिस दिन वो अंदर वाली आवाज़ आए, तभी आप अभिनय की तरफ बढ़िए। और जब आप अभिनय की तरफ बढ़िए तो 2 चीज़ों का पहले बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि ये नहीं कि बस मेरे मन ने मेरे दिल ने आवाज़ दे दी मुझे अभिनेता बनना तो चल दिया, नहीं। हर चीज़ का एक कोर्स होता है, हर चीज़ के एक प्रशिक्षण होते हैं, हर चीज़ की एक ट्रेनिंग होती है। अंदर का अभिनेता आपके अंदर जुनून पैदा करता है, वो जोश देता है, वो इसी के साथ जीने मरने की कस्में देता है कि हाँ, नहीं यार मुझे अभिनेता बन के ही मरना है। पर प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। इसको आप बहुत लोग गॉड गिफ्टेड एक्टर हैं बट उन्हें टेक्निकली कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर लेना चाहिए जिससे क्या होगा कि वो जो उनके अंदर का टैलेंट है उसमें और इज़ाफ़ा ही होगा, 4 चाँद लगेंगे। और आज के टाइम में प्रशिक्षण के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पर ये ध्यान रखना है कि इसमें ठगे भी बहुत जाते हैं लोग, बहुत जी, सारे ठगी लोग हैं जो पैसे रुपए आपसे ठगते हैं, आपसे मतलब कि इमोशनल आपको ठगते हैं। तो उसमें उसमें क्या करना है कि आपको ध्यान देना है अपने आस-पास। आज के समय में लोग मिल ही जाते हैं और ऑनलाइन का ज़माना है, यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे, कहीं पे भी आप अगर ढूँढेंगे तो कुछ लोग आपको मिल जाएँगे जो कहीं न कहीं आपको बताएँगे क्या रास्ते हो सकते हैं या किस अकेडमी के बारे में वो बता रहे हैं, किस जगह के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ जाना है तो उसके बारे में पता करें। जैसे हमारे यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, भारतीय नाट्य अकादमी है, एफटीआई है, फ़िल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में। आप और जाना चाहें बाहर जाइए, राडा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जब उसके माध्यम से जाएँगे, आप जब उसकी तैयारी करेंगे तो आपका अभिनेता जो है और भूखा होगा। उसको लगेगा कि भाई मुझे पहले तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो परीक्षा है, उसको तो मैं क्रैक करूँ। जी, तो आपका एक स्टेप बढ़ा। तो जब आपने उस जगह के चाहे वर्कशॉप हो, चाहे जिस चीज़ को जब आपने क्रैक किया, वहाँ आप रूबरू हुए, तो पहला आपका अभिनेता को पहला कॉन्फिडेंस तो वहीं मिल गया, जिसको कोई और तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि आगे सब तोड़ने के लिए बैठे हैं। जी, आगे सिर्फ तोड़ना है आपको कि आप टूटो, क्योंकि आप नहीं टूटोगे तो आप मजबूत नहीं बनोगे। तो यहाँ पर आप वो जब उसको आप क्रॉस करते हैं, आप वहाँ जाते हैं, तो आपके अभिनेता को और मजबूती मिलती है। फिर वहाँ से जब आप निकलते हैं तो आपको मंच मिल चुका होता है, आपको पता होता है हमें किस तरह से जाना है, आपके रास्ते खुल चुके होते हैं, तो आपको भटकने का चांस नहीं होता। जी, और जब भटकाव नहीं होगा तो कभी भी आपको पछतावा नहीं होगा, चाहे आप बने या ना बने। आप उसको एन्जॉय करेंगे, आप चाहे किसी छोटे से नाटक में कहीं पर आप कोई रोल कर रहे होंगे, आप किसी बड़ी फ़िल्म का हिस्सा होंगे, आप कोई हॉलीवुड की फ़िल्म कर रहे होंगे या अपने शहर में किसी रामलीला में आप अभिनय कर रहे होंगे या किसी रेडियो पर आप कोई संवाद बोल रहे होंगे, आपको कभी बुरा नहीं लगेगा, कभी अंदर से भटकाव की स्थिति नहीं होगी, हमेशा आपके चेहरे पे चमक होगी, सकारात्मक सोच के साथ आप जिएँगे और अपने जीवन का आनंद उठाएँगे।
तो जी, ये एक सोच मैं हमेशा अपने युवा दोस्तों को और अपने से छोटे लोगों को, मैं अनुज को हमेशा ये देता रहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी अभी रास्ते में हूँ, मैं किसी अभी मंज़िल पर नहीं पहुँचा हूँ, बस कुछ कदम हम बढ़ाए हैं इस तरफ, और मेरे पीछे आने वालों को मैं ये बताता हूँ कि दोस्त, बस तुम्हारे अंदर भटकाव की स्थिति ना आए, तुम्हारे अंदर हताशा ना आए, तुम निराश ना हो, तुम्हें कोई कॉम्पिटिशन का शिकार ना हो कि अरे यार मैं कहाँ आ गया। तो बहुत बेहतर है। तो इसलिए पहले अपने आप को जानो, पहचानो और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आओ, जी। पढ़ लिख सर कर आओ। आपने सर आपने ऐसे कहा कि जैसे आपने सजेशन दिया कि भटकाव कभी ना आए या कभी ऐसी स्थिति ना आए, तो सर क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा पल आया था जब आपको लगा कि सही किया या नहीं, गलत किया इस हाँ, फ़ील्ड में? आया, बिल्कुल, बिल्कुल आया। जब जब मेरी माता को कैंसर हुआ 2009 के टाइम पे, तो मैं इस लाइन को मैं अपने 5-6 साल दे चुका था, और मैंने महसूस किया कि दोस्त, आप किसी काबिल नहीं हो। आपका ना ही कोई इस तरह के मतलब कि आपके नेटवर्क या कॉन्टैक्ट बने हैं कि आप किसी जगह पर अपने आप माँ को स्पेशल ट्रीटमेंट दिला सको। नहीं, आपने इतने पैसे कमाए हैं कि आप कुछ कर सको। जो पिताजी ने किया है, उसी से उनका इलाज हो रहा। तो आप बेटे होकर आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो उस वक़्त एहसास आया कि यार शायद, क्योंकि मेरे और जो दोस्त थे वो बैंक में जॉब कर रहे थे, कोई रेलवे में कर रहा था। तो वो लोग कहते थे कि देख, मैं यहाँ रेलवे में जॉब कर रहा हूँ तो मेडिकल रिइंबर्समेंट मिल जाता है हमारी माँ को, या मैं बैंक में हूँ तो ये फैसिलिटी मिल जा रही है। तो उस वक़्त लगा कि यार ये तो बड़ा ही गड़बड़ है यार, मैं कुछ नहीं। तो मैंने क्या किया, फिर मैं भावनात्मक रूप से अपनी माँ के साथ हो गया। मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी और मैं 2.5 साल तक अपनी माँ के साथ उनके इलाज में लगा रहा, क्योंकि मेरे पास वही था, मैंने वो दिया। पर मैंने वहाँ जाना कि उस 2.5 साल में मैंने अपनी माँ को इतना हँसाया है, इतना उनको एन्जॉय कराया है, इतनी ज़िंदगी के मतलब मज़े दिए हैं उनको, अस्पताल से लेकर उसमें खूब खिल के, क्योंकि वो मुझे आता था, वो मेरा अभिनय था। और जी, मम्मा को ऐसे लगा कि मम्मा ने अपनी मौत को भी मतलब बिल्कुल एन्जॉय किया है। वो मैंने आनंद फ़िल्म बनाई घर पे, एक तरीके से। और मेरी माँ इतना ज़्यादा मतलब है, तो मुझे लगा मेरे पास यही था, मैं दिया, और मेरी माँ मरते समय मुझसे यही कह के गई कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो सुख शायद वो बैंक या रेलवे के जॉब वाला नहीं दे पाता, क्योंकि उसको लगता था कि उसने मेडिकल का सारा खर्चा निपटा दिया, बाकी अभी जॉब भी देखनी है। तो मुझे लगा यार ये चीज़ बहुत अच्छी थी। तो भटकाव बड़ी थोड़ी देर के लिए आया, फिर मुझे लगा नहीं दोस्त, ये जो तुम्हारे अंदर का अभिनेता है, ये कहीं भी जीवित रह सकता है। जो बाकी चीज़ें तुम सोच रहे हो, जो तुम्हें फैसिलिटी चाहिए, जो तुम्हें पैसे रुपए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड है, वो जो चाहिए वो शायद ये नहीं दे पा रहा था, लेकिन उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो अगर तुम अंदर से प्रसन्न हो तो सब हो जाता है, ईश्वर सब कर देता है। ये सोच मेरे अंदर आई। तो उस वक़्त से मैं निकल गया। थोड़ा देखिए, प्रॉब्लम तो है हमारी इंडस्ट्री में, प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज़ नहीं है। आज भी हमारे लिए हुँ, कोई मंत्रालय नहीं है। आज हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। हम सबसे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, टैक्स पेयर हैं। आज हालत ख़राब है हमारी इंडस्ट्री की, कोरोना के टाइम में सब कुछ हुआ। पर हमारे लिए कोई मंत्रालय नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम कलाकार मज़दूर जैसे हैं, पर हम मज़दूर भी नहीं हैं। मज़दूरों के लिए तो भी बहुत सारी योजनाएँ हैं, हमारे लिए कोई योजनाएँ नहीं हैं। हमारे कोई एसोसिएशन अच्छे तरह से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका कोई माई-बाप नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको दुखी तो करती हैं, लेकिन चूँकि मैंने वही कहा कि अगर आपका जुनून अंदर से है कि अभिनेता बनना यही जीना-मरना है, तो आपको भटकाव नहीं महसूस होगा, वरना ये सब चीज़ें आपको इतना भटकाव देंगी कि आपको लगेगा यार शिट, मैंने बहुत गलत ट्रैक पे मैं चला गया। मैं अपने मतलब कि मैं अपने जीवन को मैंने नाश कर दिया, मैंने ये खत्म कर दिया। तो आप अवसाद की तरफ या उस तरफ जाने लगेंगे। और जी, चूँकि आगे कॉम्पिटिशन बहुत है, क्योंकि पब्लिक आपको तुरंत अच्छा बोलती है, कभी आपको सराहती है, उसी फ़ेसबुक पे आपको आपके बारे में कसीदे पढ़ती है, मतलब तारीफ़ के पुल बाँध देती है, और एकदम से कहती है, अरे बहुत ही गंदा एक्टर है, बहुत ही भद्दा एक्टर है, क्या गंदा काम किया, कैसा दिखता है, आपके बारे में उल्टा-सीधा भी लिखती है। तो उस वक़्त पे आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आप पब्लिक फ़िगर हैं, तो आपको दोनों झेलना है। अच्छा भी आपका है, तो बुरा हुँ, भी आपका है। तो उस बिल्कुल। वक़्त पे आप मजबूत अगर नहीं होंगे, अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात पे आप पे भटकाव बनेगा, आपके सवालिया निशान खड़े होंगे, यार मैं एक्टर हूँ भी या नहीं? टू बी और जी, नॉट टू बी आप आने लगेगा। और जी, जिस दिन ये आना शुरू हो गया, सवालिया निशान खड़ा होना शुरू हो गया, तो फिर आप टूट जाएँगे। जी, तो टूटना नहीं है, और टूटेंगे तब नहीं जब आप अंदर और बाहर दोनों से मजबूत होंगे। जी, अंदर की मजबूती तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सर मुझे लगता है कि छोटे शहर के हर दूसरे व्यक्ति जो होते हैं, हर दूसरा बच्चा है या थोड़ा-सा जब टीनेज में आया तो उसको लगता है कि मैं एक्टर बन सकता हूँ या बनना चाहता हूँ। तो अगर तो जब वो जाता है अगर मुंबई जाता है या फिर वो सोचता है एक्टर बनने का, तो कभी ऐसा होता है कि वो वहाँ की चकाचौंध में गुम हो जाता है।
तो हुँ। क्या आप सजेशन देना चाहेंगे या किस तरह से वो अपना अगर उसका सही में ड्रीम है तो वो उसको कैसे परस्यू करे और गुम ना हो वहाँ की चकाचौंध में? देखिए, ये तो आपके अंदर का है, आप बेसिकली क्या होता है कि ग्लैमर ही आपको अगर खींच कर ले गया है वहाँ पर, हुँ, अगर हुँ। आप ग्लैमर की ही वजह से आप वहाँ पहुँचे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप ग्लैमर को ही ढूँढेंगे, आप अपने अंदर ग्लैमर ही चाहेंगे और जब आप ग्लैमर चाहेंगे तो आप ग्लैमर की चकाचौंध में खो जाएँगे। जी। और अगर आप प्योर एक्टर बन के या प्योर कलाकार बन के जा रहे हैं, किसी भी विधा में आप डायरेक्शन में जाएँ, राइटिंग में जाएँ, किसी भी विधा में जाएँ, सब कलाकार हैं, राइटर भी कलाकार है, डायरेक्टर भी कलाकार है, सब अपने कलाकारी में हैं। तो आप जब एक प्योर कलाकार बनकर जाते हैं, तो आपको ग्लैमर प्रभावित नहीं करता, ग्लैमर आवरण है, जो ऊपर से पहनाया जाता है। आज अगर मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, अगर मैं बाहर कहीं पर इसी तरह पब्लिक मंच पे बात कर रहा हूँ और लोग सेल्फी के लिए आपके पीछे झुकने लगते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो श्रीधर दुबे के साथ सेल्फी नहीं खिंचवा रहे हैं। आप भी उनकी तरह एक आम इंसान हैं। वो श्रीधर दुबे के द्वारा किए हुए कार्य, जिसके वो प्रशंसक हैं, उसके जी। साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो जब आप यूँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा श्रीधर दुबे का कोई ग्लैमर नहीं है। ग्लैमर आपके किए हुए काम का है, तो बॉस ये ग्लैमर अगर बरकरार रखना है तो प्लीज अच्छे काम करते रहो। तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। जब अच्छे काम की तरफ सोचेंगे तो चकाचौंध तो वहीं छूट गई ना, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप अपने ही सबसे बड़े आलोचक हैं। आप उस प्रशंसा में, उस ग्लैमर में खो नहीं रहे हैं। आज है कल नहीं है, वो रहेगा। तो वो चीज आप जब सोचेंगे तो आप उस चकाचौंध में नहीं खोएंगे। अब जो भी आप जिस तरह के ऐसे बच्चे जो ग्लैमर के भटकाव में आते हैं, उनको मैंने फिर कहा कि आपको वही समाज भटकाता है। कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? थोड़ा अच्छे ढंग से रहा करो, थोड़ा ग्रूम रहा करो, थोड़ा बात ऐसे किया, थोड़ा बेस बढ़ा के बात किया करो, ऐसे बात करो। बहुत ज़रूरी है, पर वो बेस अगर आप अपने कला में बढ़ाएँगे कि इस कैरेक्टर की ये डिमांड है कि इसमें बेस हो, तो आप बढ़ाइए तो वो ग्रेविटी लगेगी। पर आप नहीं है और आप बेस बढ़ाने का नाटक कर रहे हैं यार, आप शब्द ऐसे उठा कर ला रहे हैं कि लगे अरे भाई मेरे शब्दकोश बहुत भारी भरकम है, पर उस शब्द के मायने ही आपको नहीं पता है। आप उसको फ़ील ही नहीं कर पा रहे तो बड़ा फ़ेक सा लगेगा, फिर वो ग्लैमर जो आप चाह रहे हो मिलेगा नहीं, तो फिर आप उसमें वो हो जाएँगे। तो मुझे लगता है कि इसलिए जो उसका बड़ा ही छोटा-सा बड़ा ही सरल उपाय है, घरेलू नुस्खा है कि भाई धरती पर रहो, ग्राउंड पे रहो, हम्बल रहो, अपने कला को प्रेम करो, कुछ नहीं होगा, ये सब आएगा और जाएगा। जी, बिल्कुल। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लगता जी। है आज हमारे व्यूअर्स और स्टूडेंट ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे। अरे बिल्कुल, अगर मैं किसी काम आ सकूँ आप लोग के तो बहुत ही मतलब मेरे लिए और इससे बड़ी हाँ, सर आपकी एक मूवी आ रही है सॉरी वेब सीरीज़ आ रही है बिच्छू का खेल। बिच्छू का अ, खेल। जी, उसके बारे में अगर आप थोड़ा-सा बताएँ हमारे दर्शकों को। देखिए, बिच्छू का खेल जो है ये बेसिकली बनारस की पृष्ठभूमि पर है, तो मेरे लिए बड़ा ही बढ़िया था और कोरोना के बाद का मेरा पहला काम है। जी, तो जो जीवन में बड़ी उतार-चढ़ाव आए, तो हर बार कहते हैं ना कि कलाकार कुछ निखरता है, जी। हर किसी उससे। तो ये भी एक नया समय था, इस नए समय पे हमने कुछ अपने अंदर जो भी चीज़ें नई ग्रूम कर पाए या कोशिश कर पाए, उस चीज़ को मुझे बिच्छू का खेल में दिखाने का मौका मिला। और ज़ीशान इसमें है, ज़ीशान और हमारी दोस्ती गैंग्स ऑफ वासेपुर की है, तो हम बहुत दिनों बाद साथ में काम कर रहे थे और ज़ीशान इस समय थोड़ा उन्होंने वेट वगैरह पुट ऑन किया इस रोल के लिए। तो जी। वो एक बड़ा ही अच्छा था, केमिस्ट्री थी, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और दिव्येंदु हैं इसमें, तो वो भी मिर्ज़ापुर से छाए हुए हैं, मुन्ना भैया, तो वो था। तो एक सब अपने दोस्त यार थे आस-पास और फिर उसकी कहानी बड़ी रोचक थी। उसके डायरेक्टर जो आशीष शुक्ला जी हैं, जिन्होंने अनदेखी बनाई थी अभी और बहुत हुआ सम्मान करके फ़िल्म आई थी। वो भी अपने मतलब कि इधर ही के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। तो उनका उनकी जो पकड़ है, यहाँ की भाषा पे पकड़, यहाँ के वातावरण पे पकड़, जो एम्बियंस होता है यहाँ का, जो एक छोटे-छोटे न्यूसेंस होते हैं, यहाँ के जो न्यूआंस बहुत अच्छे लगते हैं, जो आपको बड़ा मज़ा आता है, गुदगुदा के चले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मिलके एक इतनी अच्छी चीज़ बनी है ये कि मुझे लगता है कि पब्लिक इसको बहुत एन्जॉय करेगी, बहुत अच्छे से देखेगी। सस्पेंस है, थ्रिलर है, कॉमेडी है, ड्रामा है, मतलब पूरी भरपूर फ़िल्म है, आपको 80 के दशक में ले जाएगी। आज के समय में आप 80 का मज़ा लेंगे, इस तरह का मतलब उसको बनाया गया है। एक जी, अलग ही एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो 18 नवंबर को आ रही है आई थिंक, तो आप जी। देखें। मैं जी, दर्शकों से बिल्कुल। बिल्कुल प्रार्थना है कि देखें और बताएँ, अपनी सारी प्रतिक्रियाएँ बिल्कुल दें, देखूँगी। अच्छी-बुरी। हाँ, सर ये है। आपने इतनी बड़ी-बड़ी मूवीज़ की है, वेब सीरीज़ की है, तो आपको कैसा लग रहा है साकेत संवाद में आके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने यही कहा कि वो मेरा काम था।
जी, आपने अपने अपने प्रश्न की शुरुआत ही ऐसे की कि मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर के रियाज़ को देखा, मुक्काबाज़ के गोपाल को देखा, रात अकेली के नरेंद्र दुबे, तो श्रीधर दुबे कहाँ है? श्रीधर दुबे है कौन? तो श्रीधर दुबे ये है, जो आपके जी, सामने आपसे बात कर रहा है, संवाद है। जहाँ साकेत के माध्यम से मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ, ये श्रीधर दुबे है। वो जो देखते हैं वो मेरे कैरेक्टर है। जी, आप अभी बिच्छू का खेलेंगे वो मेरा कैरेक्टर है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कोई ये तो एक समझिए कि रूबरू होने का मौका मिला, हमारी गुफ्तगू चल रही है जिसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो कोई इस तरह की चीज़ ही नहीं है, तो मुझे यहाँ पे कैसा लग रहा है, अच्छा या बुरा तो है ही नहीं, यहाँ तो बस मैं हूँ, जी, वर्तमान में हूँ और बस एन्जॉय कर रहा हूँ। जी, थैंक यू सर। हुँ, पूरा साकेत परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। जी। जी, बहुत ज़्यादा आपने इंस्पायर किया आज हमारे व्यूअर्स को, जो भी एक्टिंग के दरवाज़े को नॉक करना चाहते हैं। जी, जी। और सर आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली। जी, आपको भी और मैं भी साकेत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आपके सभी और अपने दर्शकों को भी मेरा प्रेम भरा नमस्कार और सभी को शुभ दीपावली। बढ़िया से दीपावली मनाइए, लेकिन सुरक्षित रहिए, है जी, ना? कोरोना को भी ध्यान में रखिए, पटाखे भी उतना ही जलाइए कि प्रदूषण ना हो, दीपक जलाएँ, है ना? देसी जी, चीज़ें यूज़ करें, प्रयोग करें, देश को आगे बढ़ाएँ, है ना? तो बस जी, यही है, तो यही जी, आप लोग के माध्यम से बहुत-बहुत शुक्रिया उपहार जी, जी, बहुत-बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। श्रीधर जी ने हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत खूबसूरती से दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि हम इतने बड़े स्टार से बात कर रहे थे। आज के टाइम में इतनी सफलता पे पहुंचने के बाद ऐसा व्यक्तित्व अपने अंदर बचा के रखना अपने आप में ही एक बड़ा काम है। सर आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें इतना समय दिया उसके लिए पूरा साकेत परिवार आपका आभारी है। और हम अपने सभी व्यूअर्स से अपील करना चाहते हैं कि ज़ी5 पर जल्द ही आने वाली वेब सीरीज भिक्षु का खेल ज़रूर देखें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये सीरीज बहुत सक्सेसफुल हो और श्रीधर जी अपने करियर की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। इसी आशा के साथ हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।